90 के दशक का वो दौर जब उत्तर प्रदेश और बिहार की फिजाओं में एक नाम का खौफ तैरता था, वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने खून खराबे की इंतहा कर दी। 86 हत्याएं, जिनमें 35 ब्राह्मण, और हर कत्ल के पीछे सिर्फ एक मकसद, दहशत, दबदबा और सत्ता को सीधी चुनौती। उसकी गोलियों की गूंज लखनऊ से पटना तक सुनाई देती थी। मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की दिन दहाड़े हत्या हो, लॉटरी किंग विवेश श्रीवास्तव को सरेआम गोलियों से भून देना उसकी हैवानियत की मिसाल बन गए। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का अंत सिर्फ अपराधियों और नेताओं तक सीमित नहीं था। 9 सितंबर 1997 लखनऊ के दारुल शफा इलाके में दिन दहाड़े पुलिस सब इंस्पेक्टर आर.के. सिंह को गोलियों से छलनी कर दी। ये वारदात न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए खुली चुनौती थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने पहली बार पुलिस के सामने अपनी ताकत दिखाई थी और पुलिस महकमे की नींव हिल गई थी। आज डार्क रूम में हम उसी काली रात की परतें खोलेंगे जब कानून और अपराध आमने सामने थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जिसने इस खूनी खेल के अंत की पटकथा लिखी, वो जुड़ा है एक ऐसे शख्स से जो खुद इस दर्द का गवाह था। कैसे जुड़ी उसकी तकदीर श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे से? आज पहली बार डार्क रूम में हमारे साथ मौजूद हैं वही शख्स परशुराम सिंह, जिन्होंने भाई की शहादत के बाद अपराध के खिलाफ जंग का ऐलान किया और यूपी पुलिस के सबसे बड़े ऑपरेशन की नींव रखी। यूपी बिहार के सबसे कुख्यात गैंगस्टर का अंत हुआ, जिसमें एक भाई की शहादत, दूसरे भाई का प्राण और पुलिस की जिद, तीनों ने मिलकर अपराध के उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया। शुरुआत करते हैं उस रात से जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दिशा बदल दी। हमारे साथ मौजूद हैं परशुराम सिंह, उस पुलिस इंस्पेक्टर के भाई हैं जिनको श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के दारुल शफा में गोली मारकर हत्या की थी। परशुराम सिंह हालांकि खुद भी पुलिस विभाग में रहे हैं और अब राजनीति में कदम रखे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ा मामला। देखिए, सारी चीज़ें तो आपने बता दी। श्री प्रकाश शुक्ला उस दौर में 5 साल का उसका दौर था और बहुत ही कुख्यात, क्रूर और दहशत फैलाने वाला, एकमात्र हम मानते हैं देश का सबसे बड़ा अपराधी था जिसका अंत हुआ। और उसको राजनीतिक शरण भी उस समय मिला। कुछ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों की मदद भी उसको मिली। ये सब होता रहता, चलता है। अगर समाज में ऐसा नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते कि कौन किससे जुड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी ईश्वर का कुछ आशीर्वाद रहा कि पुलिस विभाग कामयाब हुआ। उसका अंत हुआ ऐसे क्रूर अपराधी का, जिसका हत्या करने का मकसद उसकी कोई अपनी निजी नहीं थी, बल्कि वो दहशत फैलाने के लिए, अपना नाम करने के लिए और हिंदुस्तान में नाम अपराधियों में सबसे बड़ा नाम स्थापित करने के लिए उसने सारी घटनाएं की। और शायद मेरे जीवन काल में अब तक किसी मुख्यमंत्री की सुपारी लेने वाला भी एकमात्र अपराधी वही था। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी उन्होंने ली थी, जिसके बाद ही एक तरफ दारुल शफा पे यह हत्याकांड हुआ आपके भाई के साथ, और उसके बाद मुख्यमंत्री की सुपारी ली गई। उसके बाद आपने इस चीज़ का प्रण कैसे लिया कि हमको इसका? अब उसके बहुत पुरानी बातें हैं, 25-26 साल पहले। भाई, बड़ नेचुरल है कि किसी भी परिवार में आकस्मिक रूप से किसी का जाना और जिसके ऊपर परिवार आश्रित हो, वो दुखदाई पल था मेरे परिवार के लिए। मैं अगर घर बैठ जाता और मैं न्यूट्रल हो जाता तो समाज मुझे जिंदा न रहने देता और कायर कहता। मैंने भी ठाना कि उसका अंत करना है
चाहे इस प्रयास में स्वयं का अंत हो जाए। पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, उन्होंने हर प्रकार का सहयोग किया और उन्हीं लोगों के कारण उसका अंत हुआ। इसमें श्री सत्येंद्र वीर सिंह उसमें एडिशनल एसपी हुआ करते थे, उन्हीं के वो रीडर थे बड़े भाई साहब। श्री यशन सिंह पक्का साहब जिनको कहते हैं, वो डीआईजी गोरखपुर थे। श्री, आप नाम सुने होंगे, एक बहुत ही दिलेर अफसर थे, ईमानदार कर्मठ अफसर थे, श्री अरुण कुमार झा, जो डीजी से रिटायर हुए, इसमें गुड़गांव में ही निवास करते हैं। इन लोगों का बड़ा ही सहयोग रहा और इन लोगों की मेहनत के नाते ही ये संभव हो पाया। कहा जाता है आपकी जिद और मुख्यमंत्री की सुपारी दोनों ने उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की नींव रखी। देखिए हुआ क्या था कि देखिए मुझे उसका जो नेटवर्क था, जिनसे बात करना था, उस नेटवर्क को मेरा काम था। लोकल में था, गोरखपुर में पोस्ट था और गोरखपुर में पोस्ट होने के नाते मैं भी वहीं पढ़ा लिखा था, वहीं सर्विस काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था, तो मेरे भी कुछ संबंध थे। उन संबंधों से ट्रेस किया कि किससे ज़्यादा बात करता है। उसमें से एक लड़की जो वहीं गोरखपुर की रहने वाली थी, प्रायः उससे वो बात करता था, क्योंकि आचरण विहीन था वो अपराधी। उसकी एक कमी थी कि वो आचरण विहीन था, तो उसको तैयार किया और तैयार करने के बाद उससे वार्ता कराई जा रही थी। इसी क्रम में बहुत सारी टीमें लगी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक खौफ हो गया था वो, और उस खौफ को ख़त्म एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश पुलिस में उसमें संसाधन भी कम थे। श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी ने एसटीएफ का गठन किया, सारे संसाधन उन्होंने मुहैया कराई और जिसका परिणाम हुआ कि ऐसे कुख्यात अपराधी का शीघ्र अंत हुआ उत्तर प्रदेश में। ये सही है कि हमने अपना परिवार खोया है, आहुति दी है इस प्रदेश के लिए, और हमने भी अपने सेवा काल में पूर्ण निष्ठा के साथ इस विभाग की, इस वर्दी की प्रत्येक प्रकार से इसके नाम को रोशन करने का ही काम किया है। कभी हमने विभाग या विभागीय अधिकारियों के बिना निर्देश के कोई काम नहीं किया। बात अभी हम श्री प्रकाश शुक्ला पे ही कर रहे हैं, जो कि अपराध जगत का वो इकलौता ऐसा नाम हुआ है जो आज तक बड़ी खौफ से लिया जाता है। आज भी नाम अगर श्री प्रकाश शुक्ला का आता है तो लोगों के जहन में दहशत फैल जाती है, जो उस दौर के अधिकारी रहे हों, नेता रहे हों, आज भी उनके जहन में वो चीज़ें जिंदा रहती। श्री प्रकाश शुक्ला जिसका एक फ़ोटो तक पुलिस के पास नहीं था, काफ़ी समय बाद जब ये घटना हुई उसके बाद जो है फ़ोटो पुलिस को उपलब्ध हुआ है। कैसे वो ट्रेस हुआ, कैसे उसका इनकाउंटर हुआ? देखिए, फ़ोटो जहाँ तक है तो उसका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो मिला था, वो सब जगह उसको दिया गया था। वो 94 में कोई नामचीन अपराधी नहीं था। कुछ राजनीतिक या रेलवे के ठेकेदारों के साथ वो रहता था और उसका संपर्क सूरजभान जो मोकामा के रहने वाले थे उनके से हो गया। बाद में वो यूनाइटेड जनता दल के एमपी भी रहे, समता पार्टी के एमपी भी हुए। तो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट में उनका बड़ा वो था, और उसमें पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर हुआ करता था। वो धीरे धीरे उनसे जुड़ गया और वहाँ से असलहे पा गया, और सारे असलहे वहाँ से पाने के बाद उन्होंने ही
बिहार के मंत्री श्री उनको क्या नाम था उनका, बृजभान सिंह, नहीं बृजभान नहीं, ब्रिजमोहन प्रसाद नाम था, उनकी हत्या किया हॉस्पिटल में। यह सबसे पहले उसका दुर्दांत घटना यही थी, जिससे लोगों में दहशत हुई बहुत ज़्यादा। उसके बाद यूपी में कई हत्याएं उसने की, और सारी हत्याओं कोई उसकी दुश्मनी या उसकी कोई रंजिश नहीं थी। उसको यहाँ के नेताओं, यहाँ के माफियाओं ने, जो उस समय के सभी चर्चित माफिया थे, इन लोगों ने ही कराई, उसका प्रयोग किया अपने आर्थिक लाभ के लिए। इसमें उसका भी लाभ था, सब ने कराई, जो आज नामचीन हैं, और आज राजनीतिक क्षेत्र में भी वो आगे हैं, उन्हीं नाम। और उसके जो जितना उसने कमाया, मुझे लगता है कि उसका धन इन्हीं लोगों के पास है, लेकिन अब उनका नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि अब जो समय काल चल रहा है, किसी व्यक्ति से रंजिश की लेने की आवश्यकता नहीं, हम भूलना चाहते हैं उस मुद्दे को। बिल्कुल भूलने वाला ही मुद्दा है, खैर, लेकिन समय समय पर याद आ जाता है। हम सिर्फ एक सवाल आपसे इस मामले में और जानना चाहेंगे, आर.के. सिंह साहब की उसने हत्या क्यों की? रीज़न आपको पता चला? देखिए, वो उस काम के लिए पुलिस विभाग ने उनको लगाया था, टीम बनाया था शिवप्रकाश शुक्ला। चूँकि गोरखपुर में वो रह चुके थे, तो उनको ज़्यादा सूचनाएं, उनको भी गोरखपुर में काफ़ी टाइम रहे, चर्चित रहे, निष्ठावान थे, तो उनको लगाया गया था। उन्हीं को सूचना मिली थी कि वो हजरतगंज में बाल कटवाने एक सैलून में आने वाला है, दारुल शफा के पास, दारुल शफा में हज जनपद। तो वो, और उन्होंने एसपी सिटी श्री सत्येंद्र सिंह जी को बताया, और वो उनका हमराही और वो 3-4 लोग, वो लोग वहाँ पहुँच गए। तब तक वो अचानक दिखाई दे गया, और जो क्रिकेट का बैग होता है सबके हाथ में, वो बैग था, किसी के गले में लटका था, किसी के कंधे में लटका था, उन्होंने दिखाई दे गया। उसमें से जब इनको वर्दी में एसपी सिटी को और उनको देखा, तो उसने वहाँ फायर करना चाहा, तब तक उसको पुन्नू राय को इन लोगों ने मार दिया। जब मार दिया, उसके पास AK-56 थी। अब लोग वहीं रह गए, और बाकी शिवप्रकाश शुक्ला सहित उसका जो और उसके साथी थे, भागने लगे दारुल सफा की ओर। हजरतगंज के पीछे वाले, जनपद के पीछे वाले गेट से हजरतगंज जो दारुल सफा में रोड जाता है, उसी गेट पर ही पहुँचे थे। तो रेलवे का एक जुलूस आ रहा था यूनियन का, उसी जुलूस में वो टकरा गए, उनके हाथ से पिस्टल निकल गई, जबकि उस समय उसका कॉलर वो उन्होंने शिवप्रकाश शुक्ला पकड़ लिया था। अगर पीछे से फोर्स की बैकिंग होती या कोई कार्डन बना होता, तो सारे वहीं उसी दिन मार दिए गए होते। अब वो पीछे से कई गैंग के सदस्य थे, उसमें से फायर किया, 38 गोलियां उनके पीठ में लगी थी, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। नहीं तो उसी दिन शिवप्रकाश शुक्ला का अंत होता। हम इसी बात की अगली एक पॉडकास्ट और हुआ था, उसमें ऐसे पुलिस अफसर अपनी बहादुरी का प्रचार कर रहे हैं, कोई किताब लिख रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। इससे बड़ी पीड़ा मेरे और मेरे परिवार को होती है कि जो कुछ नहीं किए। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। प्रश्रयदाता आज श्रेय ले रहे हैं लोग, बड़ा कष्ट होता है, आत्मिक कष्ट होता है। ऐसे लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। इन सब चीज़ों से बड़ी पीड़ा हुई। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं 25 वर्षों से चुप था, लेकिन जब किताबें छपने लगी, बहादुरी के लेख लिखे जाने लगे, तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए। जो व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया, एक चींटी नहीं मारी हो, उसको इतने सारे गैलेंट्री अवार्ड मिल जाएं। अगर सही में कहा जाए तो इस घटना के 3 ही अधिकारी हैं, या 4 अधिकारी मान लीजिए। एक श्री यशन सिंह, एक सत्येंद्र वीर सिंह जिन्होंने ठानी थी, और एक अरुण कुमार झा, और एक चौथे अफसर हैं जो दिल्ली पुलिस के थे,
श्री महावीर सिंह, इनके सिवा किसी की कोई भूमिका नहीं है। एक सबसे बड़ी बात आती है, तीसरी चीज कि उसी दौर में बहुत सारे अपराधी जेलों में बंद थे। शासन ने मुझे एक पत्र दिया, भेजा, गोपनीय पत्र। उस गोपनीय पत्र में साफ साफ लिखा गया कि सत्येंद्रवीर सिंह और परशुराम सिंह शिवप्रकाश शुक्ला गैंग के अपराधियों के कोपभाजन में हैं और इनको पर्याप्त सुरक्षा से निकलना चाहिए। जेलों में प्लान बन रहा है इनको मारने के लिए, इनकी हत्या करने के लिए। और सुरक्षा शासन से किसको मिली? ऐसे लोग जिनके घर पर पीएसी लगी, गार्ड लगी, कमांडोज मिले, जिनकी कोई कहीं भूमिका ही नहीं थी। इसीलिए मुझसे एक पत्रकार श्री देवकीनंदन मिश्रा जी ने इस विषय में बात की, तो मैंने अपनी पीड़ा बताई कि अब हम लोग परिवार इन सब चीज़ों को भूलना चाहता है, लेकिन लोग हैं जो श्रेय लेने के चक्कर में और शासन से कुछ लाभ प्राप्त करने के चक्कर में अपनी बहादुरी का व्याख्यान कर रहे हैं। और लखनऊ की मीडिया बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए किस व्यक्ति का क्या रोल था, इसको हवा दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं आपका जिक्र नहीं है, कहीं आपको कोई अवार्ड नहीं है, कहीं आप नहीं, मुझे अवार्ड चाहिए भी नहीं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन कोई में अवार्ड की जरूरत नहीं है। उसमें अवार्ड की हम लोग को जरूरत नहीं है। हमारा काम जो था वो हो गया, हमको अवार्ड की जरूरत नहीं है। हम धरती पे आए हैं तो निष्ठा से काम किए, निष्ठा से काम करते हुए नौकरी से एज ए डिप्टी एसपी में रिटायर हुआ और अपनी जन्मभूमि के लिए राजनीति में आया हूँ कि जन्मभूमि के लिए भी 33 वर्ष मैंने समाज में हर वर्ग का, हर जिले में रह कर के इस सवाल पे भी सम्मान पाया आपके है। राजनीति के सवाल पे भी हम आ रहे हैं। आखिरी सवाल इसी क्राइम से जुड़ा हुआ, श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तीनों दौर आपने देखे हैं और आपने अपने कार्यकाल में ही देखे। इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन था और तीनों का आपस में कनेक्शन क्या रहा होगा? देखो, तीनों में दो का कनेक्शन था, मुख्तार अंसारी का और श्री प्रकाश शुक्ला का कनेक्शन था। मतलब दोनों एक ही थे। जबकि मुख्तार अंसारी हरशंकर तिवारी के करीबी थे, लेकिन अपराध के मामलों में कहीं न कहीं से ये दोनों कनेक्टेड थे। श्री प्रकाश शुक्ला से जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो अतीक अहमद का, क्योंकि अतीक अहमद का कोई संबंध नहीं था, अतीक अहमद स्वयं में भी बहुत बड़ा अपराधी था, लेकिन उससे भी क्रूर अपराधी, डेयरिंग अपराधी, उससे भी बड़ा श्री प्रकाश शुक्ला था। जहाँ तक सवाल है अतीक अहमद का, तो ये धोखे से मारता था, ये धोखे से मरवाता था किसी व्यक्ति को। हमारा पाला पोस्टिंग के दौरान, मेरी इलाहाबाद पोस्टिंग थी, तो अतीक के ही थाने पे मेरी पोस्टिंग हुई थी। अतीक के जो 3 प्रभावित थाने हैं उन्हीं पर मेरी पोस्टिंग रही, मैं वहाँ इंचार्ज रहा। तो जहाँ तक है कि अतीक भी बड़ा माफिया था, लेकिन इन तीनों में हम जहाँ तक मानते हैं डेयरिंग अगर कोई था तो श्री प्रकाश शुक्ला था। मुख्तार अंसारी का क्या सीन रहा? उनका संगठित अपराध रहा देखिए, है। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, इन लोगों का पूरा बिजनेस असूली को लेकर था और रंजिश भी असूली को लेकर थी। और इन दोनों लोगों की लड़ाई में, इन दोनों अपराधियों की लड़ाई में, माफियाओं की, पूर्वांचल के बहुत सारे नौजवानों ने अपनी आहुति दे दी। कभी सामना हुआ आपका मुख्तार अंसारी से? नहीं, मुख्तार अंसारी से तो सामना हुआ, लेकिन एक यहीं लखनऊ एक पेशी में आए थे तो भी देखा मैंने, बाकी और कोई मेरी मुलाकात नहीं है। अब हम बात करते हैं आपकी सर्विस के दौरान की। आपने अपनी सर्विस के दौरान कई दुर्दांतों को गिरफ्तार किया, कई दुर्दांतों को सज़ा दिलाई। ऐसा कोई मामला जो आज भी आपके जहन में याद हो आपके कार्यकाल के दौरान का,
कि ये मामला बड़ा टिपिकल था और हमने इसको जो है अपने उससे? बहुत सारे मामले हैं सामाजिक अपराधों में, रेप का है, मर्डर के कई घटना है। मैं गोरखपुर में शाहपुर में पोस्ट था, ये बड़ा मैगजीनों में बहुत आया उस समय। ये 96 की घटना है। रेलवे में डेयरी कॉलोनी है, विषय कॉलोनी, डेयरी कॉलोनी। एक रेलवे कर्मचारी की पत्नी और उसके अबोध बच्चे की हत्या होती है और उसमें नामजद उसके पटीदारों को किया जाता है जो बेगूसराय बिहार के रहने वाले थे, और वो 4 अरेस्ट होकर जेल चले आए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं एक दिन जेल में गया था किसी अभियुक्त का बयान लेने। तो वो चारों मेरे पास आए और कुछ श्रम कर रहे थे जेल में। तो चारों आए और मेरा पैर छुए कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने पूछा बताइए। कहे थोड़ा किनारे कर चलिए। तो मैं किनारे गया तो उन्होंने कहा कि जो एक महिला और एक बच्चे की हत्या हुई रेलवे कर्मचारी की, वो हम लोगों के पटीदार हैं, उस हत्या को हमने किया नहीं है, आपसे ईमानदारी से बता रहे हैं, इसको सही पता लगा दीजिए। हम लोग तो जेल में हैं, जब पता लग जाए तब आप देखिए। मैंने नहीं किया है। फिर मैं उस घटना स्थल पर गया, उसके पति से बात किया, उसके घर के आने जाने वाले लोगों से, कौन कौन इसके घर आता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, आता था। ये घटना के कई महीने बाद, और मैंने पूरी जितनी निष्ठा से, मेहनत से, रात दिन ये सोचते हुए लगाया कि इसको मुझे सही पता करना है। तो मैं उसके घर प्रायः जाने लगा, जिस पीड़ित परिवार के। एक दिन चाय पीते पीते, घटना के करीब कई महीने बाद, चाय पीते पीते जो उनके घर दूध देता था वो भी वहीं बैठा था। एक तरह का उस कर्मचारी का वो दोस्त था, और डेयरी उसी कॉलोनी में रहता था, पीछे की साइड में। ऐसे कई लोग बैठे। तो मैंने कहा कि देखो, घटना के बारे में पता लग गया है, तुम्हारा बड़ा करीबी है, बड़ा करीबी है, और मैं शीघ्र आपके सामने इसको रख दूंगा। ये बातें मैंने कही। उसको ये संदेह हुआ कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। उसने जहर खा ली। दूध वाले जहर खा के मेडिकल कॉलेज पहुंचा। मेडिकल कॉलेज में वहाँ इलाज हो रहा था तो वो बड़बड़ा रहा था। तो वहाँ एक द्विवेदी जी डॉक्टर थे, हमारे बड़े भाई जैसे थे। द्विवेदी जी डॉक्टर थे, ट्रामा सेंटर है जो उसका इमरजेंसी है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का। तो उन्होंने बताया कि डेयरी कॉलोनी में जो एक महिला और लड़के की हत्या हुई है, उसके बारे में बता रहा है कि मुझसे गलती हो गई, भैया माफ़ कर दो, मुझे कर दो, ये है वो है। तो मैं पहुंचा इस बात को ठीक से करा पाए। आज उनकी बेटी टिकट के लिए कि मुझे टिकट मिले। इसी तरह श्री वीरेंद्र जी मस्त भदोही से ही सांसद रहे, मिर्जापुर से सांसद रहे, बलिया से सांसद रहे। हजारों एकड़ जमीन उन्होंने नदी के किनारे फार्म हाउस बना डाला। दोआबा की सड़कें आज भी बेकार हैं, किसी गांव में अच्छी सड़क नहीं है। अब वो कहते हैं कि रेलवे स्टेशन मैंने बनवा दिया। अब कहते हैं कि मैंने जो है ग्रीन एक्सप्रेसवे निकलवा दिया। आम बलिया का जन जो चाहता है, मैंने तो देखा, मैं वहाँ 2-3 साल वहीं रह रहा हूँ, तो मैंने तो वो नहीं देखा कि किसी सुख दुख में गए हों। अब अपने सुपुत्र को तैयार कर रहे हैं। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी 2027? मैं सामाजिक कार्यों में लगा हूँ। टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी भी छोड़ सकते हैं? नहीं, ये
पार्टी छोड़ने का कोई विचार अगर नहीं कोई है। दूसरी पार्टी अब आपको ऑफर दे, जीवन का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में पार्टी छोड़ के वहाँ जाएं यहाँ जाएं, ये धारणा तो मन में है ही नहीं। पूज्य योगी जी को बता दिया कि सबसे मजबूत नेता हैं कानून व्यवस्था के मामले में, उन्हीं की नकल करके अब तमाम नेता, भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री उसी पैटर्न पे चलना चाह रहे हैं, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हों, उसी पैटर्न पे चलना चाह रहे हैं बुलडोज़र एक्शन को लेके। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी बुलडोज़र मामा उन्होंने अपने आप को घोषित करा दिया था। तो बुलडोज़र एक्शन कितना आप सही मानते हैं? चूँकि अब आप राजनीति में कदम रख दिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को फेस आगे करना पड़ेगा। देखिए, यूपी में जो लोगों को बुलडोजर का जो प्रचार हुआ, इन्होंने कार्रवाई किया पूज्य योगी जी ने अपराधियों के विरुद्ध, माफियाओं के विरुद्ध। अतिक्रमण में भी कुछ हुआ, कुछ गलत भी हो गए होंगे, लेकिन जो और सबसे बड़ी बात है, लोग इतिहास नहीं पढ़ते। आप महाराष्ट्र हो, आप मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या उत्तराखंड हो, या असम हो, और उत्तर प्रदेश, सबकी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कोई एक में नहीं तोल सकते। यहाँ तो माफियाओं का राज रहा है, यहाँ तो वो समीचीन था और वो यहाँ ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब था। आप दिन में भी नहीं निकल सकते, रात की बात तो छोड़ ही दीजिए। आप खुद महसूस करते हैं कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई माफिया नहीं है। वहाँ अतिक्रमण पे हो रहा है या कोई तत्कालिक घटनाएं हो रही उसमें हो रहा है प्रयोग। यहाँ तो समीचीन था वो कार्रवाई। अगर यही कार्रवाई ये लोग वहाँ पर पैटर्न पर कर रहे हैं तो उसमें समीक्षा करना चाहिए। शो हमारा समाप्ति की ओर है। आखिरी सवाल हम लेंगे। आपने पुलिस नौकरी से लेके, माफियाओं से लेके राजनीति तक में एक अनुभव लिया, काफ़ी जीवन में संघर्ष भी आपको करना पड़ा इस दौरान, तमाम नेताओं का प्रेशर भी झेलना पड़ा नौकरी के दौरान भी, और अब भी तमाम तरह की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। इन सब का निचोड़ क्या निकलता, निष्कर्ष क्या निकलता, और दूसरे लोगों को संदेश क्या जाएगा इससे? देखिए, मैं लखनऊ व्यापार मंडल का नगर उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं लखनऊ व्यापार मंडल का नगर उपाध्यक्ष भी हूँ, एक व्यापारी भी हूँ, राजनीति में सक्रिय हूँ, और पुलिस का रिटायर्ड अफसर भी हूँ, और एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। अगर आम जन की बात करते हैं, उनके लिए शिक्षाप्रद, तो हम दो चीज़ कहेंगे जिस पर जोर देना चाहिए सबको, बल्कि तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। दुनिया में और इस सृष्टि में माँ बाप का सम्मान करो, कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करो, सुबह उठ के माँ बाप का पैर छू, वही सबसे बड़े भगवान है, सबसे बड़े वही भगवान है। किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने उसी मंदिर को वहीं पूजन करिए। आज वृद्धाश्रम में बच्चे अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, कितनी दुखदायी स्थिति। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज, जो परमार्थ है वो आत्मा की ओर जाती है, परमार्थ, और जो मन है वो भौतिकता की ओर जाता है। आज के नौजवान मन की बात सुन रहे हैं और भौतिक वस्तुओं की तरफ उनका लगाव बढ़ रहा है, आत्मा की बात नहीं मान रहे, आस्थावान होने की बात। अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति आप आस्थावान रहिए, लेकिन आस्थावान का मतलब यह नहीं कि आप कट्टर हो जाइए। यहाँ कट्टरता की बात नहीं है, अपनी संस्कृति को आप जानिए। अगर आप अपनी संस्कृति से आप बिछड़ गए, अपनी जन्मभूमि से आप बिछड़ गए, अपने माँ बाप से आप दूर हो गए, तो आपका जीना बेकार, निरर्थक है। और
चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कर्म करिए। और इस बात की सूचना मिली, सारे पत्रकार लोग भी आए और आपको बड़ी ख्याति की बात बताएं कि 8 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई घटना स्थल पे कुछ रह नहीं जाता है। सब जो होता है समय साक्ष्य और कोरिलेटेड साक्ष्य को ही इकट्ठा करना पड़ता है। तो हमने डॉक्टर का बयान लिया और अभी सूचना आयुक्त थे श्री हर्षवर्धन शाही, उस समय ब्यूरो चीफ थे हिंदुस्तान के। मैंने उनका भी बयान लिखा। बाद में वो बहुत नाराज़ हुए कि यार मुझे कोर्ट में तुमने पेश कर दिया। और कई पत्रकार लोगों का मैंने बयान भी आया, उसके स्टेटमेंट को मैंने वीडियो फोटोग्राफी करी और जितने सबूत थे, फिंगरप्रिंट अब मिलना नहीं था लेकिन फिर भी फिंगरप्रिंट मैंने तलाश की, दरवाजे पर, खिड़की पर, घर पर, सब पर, और सही घटना को खोला। मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिली कि जेल, उसमें 4 निर्दोष को जेल से निकाला मैंने और चार्जशीट लगाई जिसमें उसकी सज़ा हो गई। इस घटना ने मुझे बहुत ही प्रेरित किया और बहुत ही आत्मसम्मान दिया। बहुत लोगों ने वहाँ सम्मान किया और इन सब चीज़ों से पुलिस विभाग में रहने के बाद लगता है कि हम वाकई चाह दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वाकई चाह दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीड़ित को न्याय दे सकते हैं। बिल्कुल, जितना हम आपके बारे में पढ़े हैं या जानते हैं, आपने अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा ये कोशिश की है कि भले 20 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। देखिए अकील जी, मैं पॉलिटिकल लोगों से मुझे बड़ा परेशान किया जाता था। उस समय के विधायक, दोनों विधायक मेरे पीछे पड़े रहते थे तरह तरह से। लेकिन आपने मुझे देखा होगा कि विधायक और विधायक के साथ रहने वाले चंगू मंगुओं को मैंने कभी लिफ्ट नहीं दिया। आपने तो उनको भी FIR में बना दिया। मैंने एक रिटायर्ड उसमें इंस्पेक्टर थे, वो हमारे साथ पोस्ट भी रहे गोरखपुर में। मैंने उनको कहा कि आप थाने पर कभी रोज़ आते हैं, क्या काम है, आप थाने पे आएंगे नहीं। वो रिटायर्ड डिप्टी SP अपने को बताते थे, लेकिन इंस्पेक्टर थे वो, मेरे साथ ही इंस्पेक्टर। मैंने उनसे भी कहा कि आप वहाँ आइए। वहाँ भी एक घटना हुई थी मेरे पोस्टिंग से 2-4 दिन बाद ही। एक व्यापारी थे मोगिया, नरेश मोगिया जी, बहुत ही भले आदमी, बहुत ही, हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई दुर्भाग्य से। मैं उनसे मिलने ही गया था पीछे हनुमान मंदिर पे, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले। फिर उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि हम दुकान पे आ गए हैं, आप चौराहे पे आइए, हम वहीं आते हैं। ये बात, और हम चौराहे पर 2-3 लोगों के साथ बैठे थे और तब तक वहाँ से करीब 200 मीटर दूर पे इनकी दुकान थी, 250 मीटर पे। वहाँ फायरिंग की आवाज़ उधर सुनाई दी, मैं भागा उसी तरह से। वो घटना भी ब्लाइंड मर्डर था और परिवार के लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे थे और उस व्यक्ति की इतना मान सम्मान था, शहर में काफ़ी मान सम्मान था और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। दुर्भाग्य है हमारा कि उस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं और बहुत पुलिस की सहायता करते थे। उस व्यक्ति को देखा नहीं, लेकिन मैंने ठान लिया कि इस घटना को खोलना है, सही खोलना है। तो उनका मकान, एक मकान राजाजीपुरम में भी था जहाँ परिवार उनका रहता था। वो आते जाते थे, शहर में भी, संडीला बाजार में भी, कस्बे में भी उनका मकान था। और वो व्यक्ति कितना लोकप्रिय था, अंदाज़ा लगाइए कि उसकी जब अंत्येष्टि होने के लिए घाट पर जा रही थी तो कम से कम शहर से 5-6 हज़ार आदमी होंगे वहाँ। मैं भी जा रहा था पैदल और विधायक भी थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे। मेरे जीवन में बहुत सारे इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। मैंने उसको सही खोला। उसके पहले, कुछ दिन पहले, एक प्रधान आयुक्त की हत्या हुई थी
और उन्हीं सब ने ये भी हत्या की थी, लेकिन उसमें नामजद दूसरे हो गए थे। अब उस बात को कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक अच्छा अपराधी, बड़ा अपराधी, नामचीन अपराधी जो पैसे से हत्या करता था, उसका नाम आया और ज़मीन को लेके हत्या हुई थी। मैंने खोला, इस घटना से भी आम जन में बड़ा विश्वास जगा पुलिस के प्रति। ऐसे बहुत सारे जीवन में आप जहाँ भी रहे काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन आपकी विधायक की दुश्मनी क्यों हुई थी? किस बात पे थी? सत्ता का विधायक थे, किस चीज़ की आपका 36 का आंकड़ा हो गया? देखिए, राजनीतिक लोग सदैव अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए लगे रहते हैं। समाज के हित से मुझे लगता है नेताओं को कोई मतलब नहीं है। बहुत कम नेता होंगे जिनको समाज का हित चाहिए। और राजनीति जो है एक सेवा का भाव है, ये धन संग्रह करने का जगह नहीं है। लेकिन राजनीति में आने के बाद सब धन संग्रह में लग जाते हैं, सभी लोग धन संग्रह करते हैं। तो उस धन संग्रह की जो उनके इरादे थे उसमें मैं अवरोध था। अब तो वो विधायक इस दुनिया में नहीं है। हाँ, नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहरहाल अब आप चूंकि राजनीति पे आ गए हैं और आपने खुद राजनीति पे एंट्री कर दी। हाँ, खुद किया, मैंने स्वेच्छा से गए हैं। आपने सबसे पहले राजनीति में आने का कारण हम जानना चाहेंगे कि आपको इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए, मेरा कोई राजनीति में जाने का कोई कारण नहीं था। मैं बहुत 2-3 महीने सोचा। मेरी पत्नी का देहांत 2020 में हो गया था। मेरे 2 बच्चे हैं। लड़की हमारी जो है जुडिशियल सर्विस में है, PCSJ है। लड़का इंजीनियर है। तो फिर मेरे मन में आया कि मैंने 34 वर्ष तक कई जनपदों में सेवाएं दी और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ और उस ईश्वर के ऊपर कृतज्ञ हूँ कि मुझे बहुत मान सम्मान पुलिस फोर्स में मिला आम जन द्वारा। हमने किसी की पार्टी बन करके कहीं काम नहीं किया। मैं बलिया, मुझे गांव से बड़ा लगाव रहता है, तो मैंने बहुत सोचने के बाद ये पाया कि हमारा बलिया जो देश में सबसे पहले आज़ाद हुआ, वहाँ पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वहाँ का नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, प्रोफेशनल शिक्षा की। आम जन बाढ़ में बहुत ग्रसित हैं लोग। बाढ़ में हर साल करोड़ों अरबों रुपया सरकार से जाता है, गवर्नमेंट से जाता है। कहाँ जाता है? हॉस्पिटलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। एक सोनबरसा का हॉस्पिटल है, दोआबा बैरिया, जहाँ मेरा घर है, उसमें भी डॉक्टर नहीं। आज के 2 साल पहले हीट वेव चला था, आप मानेंगे नहीं, वहीं सांसद का घर है, विधायक भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, पैसे वाले लोग भी हैं। उसी में मेरे पड़ेदारी में एक बाबा थे जिनकी एज उस समय 92-93 साल थी, उनको भी हीट वेव का असर हुआ और मैं प्रायः हॉस्पिटल जाता रहता था। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो एक ही वहाँ हैंडपम्प था, एक ही हैंडपम्प, और एक ही डॉक्टर थे, डॉक्टर नवीन सिंह संभवतः उनका नाम है। और एक पीपल का वृक्ष था जिसका चबूतरा बना हुआ था, अब भी है। उस चबूतरे पर सारे पेशेंट लेटे हुए थे और उनके ऊपर उनके परिवार के लोग पानी डाल रहे थे और मेरे सामने ही 6 लोगों की डेथ हुई। एक ही हैंडपम्प, CHC है, एक ही हैंडपम्प, बेड की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, कोई सुविधा नहीं, और कई आदमी मर गए। रोज इसी घटनाएं होती थी हीट वेव में। तो मेरे मन में आया कि अब
राजनीति एक माध्यम है समाज को कुछ करने के लिए। अब हमारे पास इतना धन तो है नहीं कि हम हर चीज़ खड़ा कर सकें। ये तो शासन सत्ता में रह के ही मांगा जा सकता है, या कहीं से भी कोई जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही कुछ हम कर सकते हैं। तो ये मन में आई बातें सब आई, तो मैंने राजनीति में आने में दल का चुनाव कैसे किया जाए, यही मेरा सवाल आने वाला अब दल का चुनाव कैसे किया जाए, तो मैंने बड़ा मनन किया, बहुत मनन किया कि किस दल में क्या पॉजिटिविटी है और क्या निगेटिविटी है। तो जैसे समाजवादी पार्टी में जब श्री मुलायम सिंह जी थे, वो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता देश के थे, लेकिन उनके कार्य करने की कार्यशैली और लोगों से उनका निजी लगाव और साहसिक निर्णय ये लोगों को प्रेरित करते थे। श्री अखिलेश जी 2017 में इनके पारिवारिक विवाद हुआ पार्टी को लेकर के। अब हम ये नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि विरासत में और मिली राजनीति की कुर्सी और जिसके गॉडफादर मुलायम सिंह जैसे लोग हों, उस बच्चे को जब भाग्य से इतना मिल जाता है तो उस व्यक्ति की आंखों में छाया आ जाती है। अपनी स्टैंडिंग बनाने की कोई चीज़ नहीं थी, जबकि नौजवान थे, बाहर से इंजीनियरिंग करके आए थे, उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन जातिवाद के में वो भी घिर गए और तुष्टीकरण की राजनीति में भी वो आगे बढ़ गए। जबकि वहाँ इन सब चीज़ों से जहाँ से वो आए थे पढ़ लिख करके, तो वो सद्भाव और उनको सामाजिक प्रेम का राजनीति में बढ़ावा देना चाहिए था। कांग्रेस है तो कांग्रेस भी आप ये जानिए कि कहना नहीं चाहिए। आज आपने बात छेड़ी दी है। मेरी एक आदत है, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। लोगों को जानकारी नहीं है, पढ़ते नहीं है नेता। अहिंसा का अर्थ ही नहीं जान पाए देश के लोग। जब देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, 16 वोट पड़े, 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के खाते में और 3 वोट नेहरू जी के खाते में। वो भी 3 जो वोट पड़े वो सभी निष्क्रिय होकर दिए गए। और प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हुए कौन? अहिंसा के पुजारी। ये काम वैसे ये किस किताब में लिखा हुआ है? आप ये सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। आप संसदीय, आप लोकसभा में जाइए, राज्यसभा में जाइए, सब जगह लिखा पढ़ा रखा हुआ है। दूसरी चीज, 58 में अमेरिकी राष्ट्रपति कोई रहे होंगे, जब ये हुआ कि चाइना एटम बम बना रहा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अमेरिकी प्रशासन ने नेहरू जी से पूछा कि आप एटम बम बना सकते हैं? तो उस समय के वैज्ञानिकों से, साइंटिस्ट ने उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ बना सकते हैं। लेकिन उनका बाद में जवाब क्या था कि मैं सहिष्णुता के रास्ते पर चलता हूँ, मुझे बम की कोई आवश्यकता नहीं है। चीन से कभी मेरा युद्ध नहीं होगा, चीनियों से नहीं होगा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, कोई युद्ध नहीं होगा। और उन्होंने चीन को यूएनओ में
अस्थाई सीट उन्होंने ही दिलवाई थी, जिसका आज वीटो का प्रयोग कर रहा है भारत के अगेंस्ट में चाइना। उनके ही प्रयास से और भारत के प्रयास से, नेहरू जी के प्रयास से अस्थाई सदस्य हुआ वो, उसको वीटो का पावर मिला चाइना को। और फिर 62 में चाइना की लड़ाई हो गई, 62 में चाइना वार हुआ। चाइना वार के समय एक नेहरू जी ने लेटर लिखा था अमेरिकी राष्ट्रपति को, मेरे ख्याल से अब्राहम लिंकन जी थे। उनको लेटर लिखा था कि 2 लड़ाकू विमानों को, बॉम्बर को, B-2 बॉम्बर कि 2 स्क्वाड्रन भेज दीजिए और सामान और आपके पायलट भी आप ही के रहेंगे, नहीं तो चाइना मध्य पूर्व एशिया को कब्जा कर लेगा। ये पत्र जो है अमेरिकी प्रेस से जो होता है वहाँ रखा हुआ है, और 2010 में ये पत्र जो है लीक आउट होता है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है 2010 में। बड़ी भारत की बेइज्जती होती है। आज जब लोग कहते हैं बिना पढ़े लिखे कि कांग्रेस ने ये कि कांग्रेस वो, देश के साथ जितना अपराध कांग्रेस ने किया है देश के खिलाफ, उतना किसी ने नहीं किया। आपने भाजपा क्यों चुनी? वही मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। अहिंसा, फिर उस समय आप मानेंगे कि नौखाली एक जगह है जहाँ ये गए थे, महात्मा गांधी जी गए, वहाँ महिलाओं ने चूड़ियाँ फेर करके, बोतल फोड़ करके उनके पैरों पर फेंका। उनका इतना विरोध हुआ, कई जगह विरोध हुआ। उसी में 10 दिन के अंदर 5 जगह उनको मारने का प्रयास हुआ, महात्मा गांधी जी को। बाद में नाथूराम गोडसे ने उनको 30 जनवरी को उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे को तो फांसी हो गई, लेकिन जो 22,000 नाथूराम गोडसे के जात के जो ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र से लेकर के देश के कोने कोने में 22,000 लोगों की नृशंसपूर्ण हत्या कर दी गई। उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन था? कौन जिम्मेदार था? उनका क्या हुआ? एक हत्या पे तो आपने फांसी दे दी, लेकिन जो 22,000 लोग मार दिए गए, आप उनके बारे में, उनकी हत्याओं का जिम्मा क्यों नहीं ले रहे हैं? अहिंसा यही है। नाथूराम गोडसे ने सही किया, गलत किया? देखिए, ये प्रश्न तो आज बहुत चर्चा में है, और आज़ादी तक है। आज़ादी से लेके आज तक ये चर्चा ही हो रहा है कि नाथूराम, कुछ आधे नेता कहते हैं कि, आधे देश के लोग कहते हैं कि नाथूराम ने सही किया, जो दूसरी पार्टी की सोच है ये सोचे के हैं। मेरा मानना है किसी की हत्या करना सदैव अपराध है, वो भी एक राष्ट्रपिता की। वो बात की बात है, जन सामान्य हो। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप किसी को जिंदा रहने नहीं देंगे? तो सदैव अपराध है। मारने वाला सदैव अपराधी है, उसके कार्य को कभी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, उसके वो प्रशंसनीय कार्य नहीं कहा जाएगा। वो अपराधी प्रवृत्ति है, अपराध कर्म है, उसको अपराध कर्म, हम इसको अच्छा नहीं कर सकते। आज पुलिस अफसर भी नहीं कर सकते, आज आम जन भी नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने सोचा एक भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में है, या हम इतना है मैं योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि राष्ट्रवाद क्या अवधारणा यहाँ है। दूसरा, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है
उस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी ये पार्टी प्रशस्त है। उसमें कहीं नहीं है हमारे जो वेद उपनिषद मनुस्मृति और ऋग्वेद सब क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। हमने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। सनातन का मतलब हुआ है कि जिसका ना आदि हो ना अंत हो। तो जो हमारा दूसरा मुस्लिम संप्रदाय है वो भी सनातनी तो है भाई। आज के 200 वर्ष 100 वर्ष पहले सब एक ही तो थे। भारत में तो 67% मुस्लिम कन्वर्टेड है, वो हिंदू से बना है, वो सनातनी तो सनातन नहीं हुआ, वो सनातनी हुआ। बहुत सब जातियों में 67% लोग कन्वर्टेड है। हमें अब सौहार्द होना चाहिए, विकास के लिए सौहार्द होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देख के आपने भाजपा ज्वाइन किया। 5 मई 2023 को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और सक्रिय रूप से उसमें लगा। रही बात की टिकट की, तो टिकट थोड़ा पेचीदा सवाल है। ना मेरे पास कोई गॉडफादर है, ना मेरे पास विरासत की राजनीति है, मेरे पास मेरी मेहनत है। अब हाँ, टिकट मांगा था जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है। आपको टिकट नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। आपने अपने सोशल साइट्स पे तमाम मौजूदा वहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए तमाम उनके आरोप लगाए कि वो जनसेवा नहीं कर रहे हैं। आज भी कर रहा हूँ वहाँ के जनप्रतिनिधियों को। जितने जनप्रतिनिधि हैं मैं बड़ा खुले शब्द में बोलता हूँ। हम शुरू करते हैं श्री चंद्रशेखर जी से। श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर जी, वो सीधे प्रधानमंत्री हुए। 1977 में पहला चुनाव जीते और 2007 तक लगातार बलिया के एमपी रहे। बीच में एक बार श्री जगन्नाथ चौधरी से वो हार गए थे। उन्होंने बलिया के लिए कुछ नहीं किया। उनके सुपुत्र आए 2007 में, 2 बार एमपी रहे, 2 बार राज्यसभा, बलिया के लिए कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। और आज भी 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया। तो इसकी कसक है आपको? दूसरी चीज, श्री भरत सिंह जी छात्र नेता से 2 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, फिर भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। न अपने गांव की रोड नहीं ठीक। किताब पढ़िए, मिलेगा वहीं से, पढ़िए, कर्म करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि ईश्वर भी जो ऊपर बैठा हुआ है वो सिर्फ आपके कर्मों का विचारण करता है, कर्मों का मूल्यांकन करता है, आपके धर्म का मूल्यांकन नहीं करता है। कि आप मुसलमान हैं कि ईसाई हैं कि हिंदू हैं, आपका जो कर्म होगा उससे आपका विचारण होगा, उससे आपका मूल्यांकन होगा। कर्म आपके अच्छे होंगे तो आप अच्छे रहेंगे। यही 3 चीज़ें हैं मेरी आम जन को देने के लिए, नौजवानों को देने के लिए, और मेरा अनुभव है ये। अगर इन 3 चीज़ों से आप विरत हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ भौतिक चीज़ें आप प्राप्त कर लें, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी। सियासतदानों को कानून का राज स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, ख़त्म हुआ। आरोप लेके लिए लगा कि एक पक्षीय माफिया ख़त्म किए गए। अब हम उन माफियाओं का भी नाम नहीं लेंगे क्योंकि आप शो में हैं। नहीं, जो आप कह रहे हैं एक पक्षीय माफियाओं की कार्रवाई हुई, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जो सक्रिय रहेगा कार्रवाई उसी के प्रति होती है। जो सक्रिय हैं कार्रवाई उन्हीं के प्रति। मुन्ना बजरंगी किस जाति का था? ठाकुर था। कुट्टू सिंह किस जाति का था? आजमगढ़ का अपराधी जो विधायक जी के लड़के की हत्या किया था, सीपू सिंह का, ठाकुर था। विकास दुबे दुबे किस जाति के थे?
तो मतलब ये आरोप निराधार है। अब लोगों का इशारा रहता है कि ब्रजेश सिंह, मुझे याद है 18 साल ब्रजेश फरार रहे, इधर कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कायम हो, जैसे वो अपराध करना शुरू करेंगे वो भी उनके साथ भी वही कार्रवाई होगी। तो हम शो को समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। तो ये थे परशुराम सिंह। आपने सुना देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया कहे जाएंगे और सबसे पहला माफिया कहा जाएगा श्री प्रकाश शुक्ला, जिनके भुक्तभोगी हैं इनका परिवार, वहाँ से लेके राजनीतिक जीवन तक का पूरा सफ़र इन्होंने तय किया है अपनी पुलिस की नौकरी के दौरान। अब बातें हुई, तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में, और अब राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।